राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो एमए उत्तरार्ध की छात्राओं के लिए है, हिंदी साहित्य के। और जैसा कि हमने कल बात की थी वीडियो में, कल भी जो हमारा वीडियो था वह पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर था, और आज भी हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। और पृथ्वीराज रासो में दूसरा बिंदु क्या बनता है, जो उसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर प्रश्न खड़ा किया जाता है। तो दूसरा जो कल हमने विषय आपसे बात की थी, तो उसमें पृथ्वीराज रासो का रचना काल, यानी वो कब लिखा गया, उसको लेकर जो है उसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की बहस होती है कि भाई पृथ्वीराज रासो कब लिखा गया। कुछ लोग मानते हैं कि वो 12वीं शताब्दी में लिखा गया, कुछ मानते हैं कि वो नई 14वीं शताब्दी में लिखा गया, कुछ लोग मानते हैं कि 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में कभी लिखा गया होगा। बहरहाल जो भी है वो, तो उसके रचना काल को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है कि भाई इस रासो को कब लिखा लोगों ने, जो है तब उसकी जो है ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता से जुड़ी हुई बात कर पाए। तो इसमें 3-4 विद्वान हैं, जैसे कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वह मानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो हम पढ़ते हैं, जो हमें मिला है, वो 16वीं शताब्दी की रचना है। यानी कि 200-300 वर्षों बाद किसी ने उस पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। वो उनका रचना काल 16वीं शताब्दी में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान के समय का तो ग्रंथ नहीं है, ये उसके बाद में ही लिखा गया, जब भी लिखा गया बाद में, लेकिन ये उस समय का ग्रंथ नहीं है जब पृथ्वीराज चौहान स्वयं शासक थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाई यह जो पृथ्वीराज रासो है वह हमारे 17वीं शताब्दी के बीच की रचना है। यानी इस हिसाब से देखें तो हम ये आदिकाल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आदिकाल को हम माने मोटे मोटे तौर पर तो 1350 तक ही आता है और 1400 तक ही। तो फिर जो है और कुछ विद्वान हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो के संपादक हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, एक और माता प्रसाद जी गुप्त कहते हैं कि भाई ये 14वीं शताब्दी में लिखी हुई जो है रचना हो सकती है, इससे पहले की रचना नहीं है। यानी पृथ्वीराज रासो अगर लिखा भी गया है तो 14वीं ईस्वी के बाद लिखा गया है। उसकी घटनाएं, वो वर्णन सब पहले का हो सकता है, लेकिन लिखने वालों ने इसको, जो लिखने वाले बंदा है उसने उसको बाद में लिखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रचना काल जो है पृथ्वीराज रासो का अलग अलग समय में हमको मिलता है, अलग अलग दौर में बताया गया है। कोई 14वीं में मान रहा है, कोई 15वीं में, कोई 16वीं में और कोई 17वीं में। अब इसके ऊपर जब बात आती है तब एक मोड़ आता है जब अपभ्रंश के महान शोधकर्ता और ज्ञाता मुनि जन्मेजय जो है एक 4 छप्पे जो है ले आते हैं, और जो पुरातन प्रबंध संग्रह जो संपादन किया ग्रंथ, उसमें वो 4 वो जो है छंद और छप्पे रखते हैं और कहते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो के 4 जो है हमें छंद मिले हैं। तो तब ये पूरी जो है बात है वो वापस घूम जाती है कि पृथ्वीराज चौहान को, जिसको हम एक तरह से ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रामाणिक मान रहे थे, उसके ऊपर वापस एक सवाल आता है कि नहीं, इसका मतलब ये जो है चंद्रप्रदायी कवि तो कोई हुआ है और उसने जो है पृथ्वीराज से संबंधित कोई रचना अवश्य की है। तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में मुनि जन्मेजय का यहाँ पर जो है वो कथन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पैदा कर देता है। हालांकि उनके जो 4 छप्पे उसमें से 2 में वो जलहन कवि जो है उसका जिक्र है, लेकिन फिर भी ये इनके 4 पद जो है ये तो बता देते हैं कि हाँ जो रासो है वो किसी जो चंद्रप्रदायी द्वारा लिखा हुआ है और वो मिलता है, और ऐसा रचना तो हुई है। अब जो आज रासो हमें मिल रहा है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसमें कितना उसका लिखा हुआ अंश है, कितना दूसरों ने लिखा है, कितना बाद में लोगों ने जोड़ा है, ये अलग बात है। वो तो हम उसको तय नहीं कर सकते आज की तारीख में कि किसी ने कितना उसमें जोड़ा और घटाया है। लेकिन ये जरूर है कि किसी चंद्रप्रदायी कवि ने जो है वह रासो की रचना तो की है। तो उसका रचना काल भले ही जो है बाद का हो सकता है, 13वीं शताब्दी के बाद का हो सकता है,
लेकिन उसका जो है वो उसने रचना तो अवश्य की है। किसी भी दूसरे ग्रंथ में अगर हम पृथ्वीराज रासो का उल्लेख देखते हैं तो वो भी बहुत बाद में हमें मिलता है। वो लगभग 1650 ईस्वी में दलपति मिश्र के जसवंत उद्योत, दलपति मिश्र एक कवि हुए, उनके जसवंत उद्योत में पृथ्वीराज जो है रासो का उल्लेख हमें मिलता है। यानी देख लीजिए लगभग 1650 ईस्वी में आके उसका पहला उल्लेख जो मिलता है कविता का पृथ्वीराज रासो की, वो वहाँ पे मिलता है। और उसके बाद चंद छंद वर्णन की महिमा में भी जो है ऐसा बताया गया है कि भी पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। वो भी 16वीं शताब्दी की घटना है। और इसी प्रकार 1635 संवत में जो बूंदी नरेश सुरजन थे, उनके पुत्र भोज के एक आश्रित कवि थे चंद्रशेखर, उनके द्वारा संस्कृत में एक सुरजन चरित्र लिखा गया। वहाँ पर भी पृथ्वीराज के ऊपर पूरा सर्ग दिया गया है और उसमें जो है चंद्र का उल्लेख है। तो ये तमाम चीज़ें हमें बताती है कि अलग अलग काल में पृथ्वीराज पर बात तो होती रही है और पृथ्वीराज का जिक्र लोगों ने करते रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसके लिखने वाला किसने कितना लिखा और मूल चंद की जो है रचना वह क्या है, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन ये पता चल जाता है कि हाँ, इसका रचना काल जो है वो बाद का है, उसके बाद में ही वो लिखा गया। फिर प्रामाणिकता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का, कि क्या पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद हैं, वही चंद बरदाई है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा या किसी और ने लिखा है। यह एक और सवाल जो है वो आता है। और इस सवाल का भी उत्तर हमें मुनि जन्मेजय दे देते हैं कि जिन वो 4 छंदों की बात करते हैं उसमें चंद बल्दीय नामक कवि का वो जिक्र करते हैं। और यह बल्दीय ही कहते हैं कि आगे जाके बरदाई हो गया। बल्दीय जो है, बरदाई मतलब वर देने वाला, या जिसे माता दुर्गा ने जो है स्वयं वर दिया हो, ऐसा व्यक्ति बरदाई। तो ये एक अवश्य हो जाता है कि हाँ, पृथ्वीराज रासो का जो है किसी चंद बल्दीय नामक कवि ने पृथ्वीराज रासो पे कोई काव्य रचना तो की ही थी। और ठीक है, वो हमें आज उस रूप में नहीं मिल रही है। वो प्रबंध काव्य था या नहीं था, या उस प्रबंध काव्य में रासो लिखा हुआ था, ये नहीं था, इसके ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अगर हम ठोस प्रमाण ढूंढने जाएंगे तो वो जो है वह ठोस प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं कि भाई क्या वही पृथ्वीराज रासो जो है वह प्रमाणिक एक प्रबंध रचना है कि नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो की साहित्यिकता पर हमें ज़्यादा जोर दिया जाए हमारी तरफ से, और उसकी ऐतिहासिकता को इस अर्थ में जो है प्रामाणिकता को इस अर्थ में माना जाए कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ जो है वह चंद बरदाई ने लिखा था। कब लिखा, किसमें उसमें कितना किसने जोड़ा घटाया, ये अलग बात है, इसको हम छोड़ देते हैं और हम इतना ही माने कि हाँ, चंद बरदाई ने उसको लिखा था। और हम उसकी साहित्यिकता पर जाकर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतने सालों में उस पर प्रामाणिकता और उसकी बात बहुत ज़्यादा हो गई है। और साहित्य ग्रंथों को जो है हमें प्रामाणिकता अप्रामाणिकता से ज़्यादा उसकी लिटरेचर वैल्यू को देखना चाहिए। उसमें जो समय है, उसमें जो समाज है, उसमें जो काव्य सौंदर्य है, उसमें जो नायक है, उन जो यथार्थ उसमें जो आया है उसको देखने का हम प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि भाई रासो काव्य में जो प्रामाणिकता और उसका मूल प्रश्न है वह उन्हीं के शब्दों में मैं कहूँ तो कि प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद प्रधान रूप से इस प्रश्न पर केंद्रित है कि सचमुच ही पृथ्वीराज का समकालीन और सका कोई चंद कवि था या नहीं। यानी द्विवेदी जी के अनुसार अगर हम माने तो उनकी दृष्टि में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता का मूल जो प्रश्न केंद्रित है वह इस पर है कि क्या चंद नामक कोई कवि था या नहीं था, या वो पृथ्वीराज का कोई समकालीन था।
तो यह जो है उनके हिसाब से जो है वो बहुत एक देखने वाली बात है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर पहला जो बात है वो उसके स्वरूप पर है, पृथ्वीराज रासो का मूल स्वरूप क्या है, दूसरा उसके रचना काल पर, और तीसरा पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद के ऊपर है। एक और इसका बिंदु बचता है, वो है चंद और पृथ्वीराज, कि क्या वो दोनों समकालीन थे या वो दोनों जो है अलग अलग थे। तो इस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।